जिस एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में आज आप सुकून से सोते हैं, जिसके सामने बैठकर खाना खाते हैं और जिसकी वजह से गर्मी के शदीद तरीन दिनों में भी अपने कमरे में स्वेटर पहन सकते हैं। हैरत की बात यह है कि यह मशीन कभी इंसानों को ठंडा रखने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। जी हां, आज जिस एयर कंडीशनर के बगैर जदीद दुनिया का तसव्वुर तकरीबन नामुमकिन लगता है, उसका असल मकसद कुछ और था। उसे बनाने वाले शख्स का मकसद गर्मी से इंसानों को राहत देना नहीं था। वो तो सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस के कागज को खराब होने से बचाना चाहता था। बस इतना सा मसला था, लेकिन इसी छोटे से मसले का हल आगे चलकर पूरी दुनिया बदलने वाला था। तो आज हम आपको इसी हैरानकुन सफर पर लेकर चलते हैं जहां से एयर कंडीशनिंग की ये पूरी कहानी शुरू हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आज गर्मी हमें सिर्फ एक तकलीफ महसूस होती है, लेकिन 1900 से पहले के जमाने में यही गर्मी एक खतरनाक कातिल समझी जाती थी। हर साल बेशुमार लोग सिर्फ शदीद गर्मी की वजह से जान से हाथ धो बैठते थे। हॉस्पिटल्स में मौजूद डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई मुअस्सर हल नहीं था। जिन लोगों के पास दौलत थी वो गर्मियों के महीनों में पहाड़ी या ठंडे इलाकों का रुख कर लेते थे, लेकिन आम लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो गर्मी बर्दाश्त करते रहें। और मसला सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था। गर्मी आते ही फैक्ट्रीज में काम मुतासिर होने लगता, खाने पीने की चीजें खराब हो जाती, मेडिसिन अपनी इफादियत खो देती और हर साल पूरी इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ जाती। लेकिन उस जमाने की सूरत हाल का सबसे हैरानकुन पहलू शायद ये था कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में शदीद गर्मी के 22 पार्लियामेंट की मीटिंग्स तक रोक दी जाती थीं। पॉलिटिशियंस शहर छोड़कर ठंडे इलाकों में चले जाते और कई महीनों तक मुल्क का मामूल का काम मुतासिर रहता, सिर्फ इसलिए कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती थी। यानी गर्मी कोई मामूली इनकन्वीनियंस नहीं थी, ये एक हकीकी डिजास्टर थी। और इसी डिजास्टर का हल तलाश करने वाला शख्स सिर्फ 25 साल का एक नौजवान था। लेकिन वो नौजवान था कौन? वो कहां से आया था और उसने ऐसा क्या कर दिखाया कि आज हम गर्मी के दिनों में भी ठंडे कमरों में आराम से बैठे हैं? इस कहानी की शुरुआत 1902 में बफलो, न्यूयॉर्क से हुई। यहां एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद थी जिसका नाम सैकेट विल्हेल्म्स था। यह कंपनी बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग का काम करती थी, मगर हर गर्मी में एक अजीब मसला उसके पूरे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा था। गर्मी बढ़ते ही उनका पेपर फूलने लगता था। हवा में मौजूद मॉइस्चर कागज के अंदर जज्ब हो जाती, जिसकी वजह से उसके किनारे ऊपर उठ जाते। अब बज़ाहिर ये एक छोटा सा मसला लगता है, लेकिन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में पेपर का बिल्कुल फ्लैट और ड्राई होना इंतहाई जरूरी होता है। जैसे ही कागज में नमी आती, वो फैलने लगता, उसके किनारे अपनी जगह से उठ जाते और फिर प्रिंटिंग प्रेस पर लगने वाली इंक दुरुस्त जगह पर नहीं बैठती थी। रेड रंग एक तरफ चला जाता, ब्लू दूसरी तरफ, और नतीजा ये निकलता कि पूरी प्रिंटिंग खराब हो जाती। सैकेट विल्हेल्म्स को हर समर में इस मसले की वजह से लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता था। बाज औकात कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स तक कैंसिल कर देते थे। आखिरकार कंपनी ने इस मसले का हल तलाश करने के लिए एक इंजीनियरिंग फर्म से राब्ता किया। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस सामने था कि हर कोई यही सोचता था कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर, बड़े एक्सपर्ट या किसी मशहूर साइंटिस्ट को दी जाएगी। लेकिन किस्मत ने इस काम के लिए किसी बड़े नाम का इंतखाब नहीं किया था। यह केस एक ऐसे नौजवान इंजीनियर के हवाले कर दिया गया जो अभी कॉलेज से निकला ही था। उसके पास एक्सपीरियंस तकरीबन न होने के बराबर था और उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इस नौजवान का नाम था विलिस कैरियर, और खुद कैरियर को भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो जिस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है, उसका असर सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन पूरी दुनिया उसकी इजाद से बदल जाएगी। कैरियर ने कंपनी ज्वाइन करने के बाद कई दिन प्रिंटिंग प्रेस का बारीक बीनी से जायजा लिया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि असल दुश्मन गर्मी नहीं बल्कि हवा में मौजूद मॉइस्चर है। समर के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती थी, पेपर इस नमी को जज्ब करता, फैल जाता और फिर पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस खराब हो जाती। लेकिन किसी मसले की असल वजह मालूम कर लेना और उसका हल पैदा कर देना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैरियर ने कई दिन कैलकुलेशंस में गुजारे। वो बार बार प्रिंटिंग प्रेस का दौरा करता, टेम्परेचर रिकॉर्ड करता,
हवा की हालत का जायजा लेता और ये समझने की कोशिश करता कि इस इजाफी मॉइस्चर को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए उसके जहन में एक ख्याल आया। उस वक्त वो धुंध को देख रहा था और अचानक उसे एक अहम बात समझ में आई। अगर हवा को मुनासिब तरीके से कूल किया जाए तो उसमें मौजूद इजाफी मॉइस्चर को अलग किया जा सकता है। यही वो ख्याल था जिससे एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद पड़ी जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया बदलने वाला था। कैरियर ने एक ऐसी मशीन का तसव्वुर पेश किया जो हवा को ठंडा करे और साथ ही उसमें मौजूद नमी को बाहर निकाल दे। इसे यूं समझें कि जब आप एक ठंडी बोतल को बाहर निकालते हैं तो कुछ ही देर में उसकी सतह पर पानी के कतरे बनने लगते हैं। कैरियर का कॉन्सेप्ट भी इसी बुनियादी उसूल पर काम करता था। मशीन के जरिए हवा को कूल किया जाता और फिर उसमें मौजूद मॉइस्चर कंडेंस होकर पानी में तब्दील हो जाती। 1902 में यह मशीन पहली बार उस प्रिंटिंग प्रेस में नस्ब की गई। नतीजा हैरानकुन था। पेपर अब फूलता नहीं था, इंक अपनी दुरुस्त जगह पर बैठने लगी और सैकेट विल्हेम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन इस पूरी इजाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि विलिस कैरियर ने यह मशीन इंसानों को ठंडा रखने के लिए बनाई ही नहीं थी। उसके फॉर्मूला में ह्यूमन कंफर्ट नाम की कोई चीज शामिल नहीं थी। उसे सिर्फ एक मकसद मालूम था, प्रिंटिंग प्रेस के पेपर को खराब होने से बचाना। लेकिन कभी कभी दुनिया बदलने वाली इन्वेंशंस किसी अजीम मकसद के साथ शुरू नहीं होती। कैरियर ने सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रॉब्लम हल करने की कोशिश की थी और इसी कोशिश ने आगे चलकर पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दी। यह तो सिर्फ आगाज था। 1906 में कैरियर ने अपनी मशीन का पैटेंट हासिल कर लिया। इब्तिदा में उसका नाम इंतहाई टेक्निकल था, एपरेटस फॉर ट्रीटिंग एयर। लेकिन बाद में खुद कैरियर ने इस टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, एयर कंडीशनिंग। रफ्ता रफ्ता उसकी मशीन सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस तक महदूद नहीं रही। टेक्सटाइल मिल्स में टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे अपनाया और फिर बड़ी फैक्ट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी पहुंच गई। जहां कहीं टेम्परेचर कंट्रोल जरूरी था, वहां कैरियर की इजाद काम आने लगी। अब इंजीनियरिंग की दुनिया में उसका नाम तेजी से फैल रहा था। लेकिन असल शोहरत उसे 1911 में मिली, जब एक बड़ी इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में कैरियर ने अपना रिसर्च पेपर पेश किया। इस पेपर में उसने तफसील से बताया कि हवा में मौजूद मॉइस्चर को किस तरह मेजर किया जा सकता है, उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह किसी बिल्डिंग के अंदर के माहौल को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सकता है। दुनिया भर के इंजीनियर्स इस रिसर्च को देखकर हैरान रह गए। एक ऐसा 25 साल का नौजवान जिसने अभी अपने करियर का आगाज ही किया था, हवा और नमी के निजाम को इतनी गहराई से कैसे समझ सकता था। अब विलिस कैरियर का नाम सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पहचानी जाने लगी थी। आज मॉडर्न एयर कंडीशनिंग की बुनियाद जिस इल्म और रिसर्च पर कायम समझी जाती है, उसकी मजबूत बुनियाद इसी रिसर्च पेपर में रखी गई थी। कैरियर का फ्यूचर रोशन दिखाई दे रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी कामयाब हो रही थी, उसका नाम बढ़ रहा था और उसकी कंपनी भी मुसलसल तरक्की कर रही थी। लेकिन फिर हिस्ट्री ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने सिर्फ लाखों लोगों को ही नहीं बल्कि विलिस कैरियर को भी शदीद झटका दिया। साल था 1929, वॉल स्ट्रीट क्रैश का साल। अमेरिकन स्टॉक मार्केट के क्रैश ने पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते लाखों लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, बिजनेसेस बंद होने लगे और बैंक्स एक के बाद एक बहरान का शिकार होने लगे। मुल्क की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम शदीद क्राइसिस में फंस चुकी थी। यह कोई आम रिसेशन नहीं था बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री की बदतरीन इकोनॉमिक डिजास्टर्स में से एक था। ऐसे वक्त में जब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक देने के काबिल नहीं रह गई थी, वहां एयर कंडीशनर खरीदना भला किसकी प्रायोरिटी हो सकता था। न्यू प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, ऑर्डर्स कम होने लगे और विलिस कैरियर की कंपनी भी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से महफूज न रह सकी। ऐसा महसूस होने लगा कि जिस टेक्नोलॉजी ने इतनी कामयाबी हासिल की थी, शायद वो अब इसी इकोनॉमिक डिजास्टर के नीचे दफन हो जाएगी। लेकिन इस कहानी का इख्तिताम यहां नहीं होना था, क्योंकि अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा नया किरदार दाखिल होने वाला था जिसने एयर कंडीशनिंग को हमेशा के लिए आम लोगों तक पहुंचा दिया। और वो किरदार था सिनेमा हॉल। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे, सड़कों पर भीख मांगने वालों की कतारें लग रही थीं और बहुत से खानदानों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन इस तबाही के दरमियान एक अजीब बात हो रही थी।
लोग एक ऐसी जगह जाने के लिए अब भी पैसे खर्च कर रहे थे जहां वो सिर्फ 2 घंटे गुजारने आते थे। वो जगह थी सिनेमा हॉल। उस दौर में कुछ सिनेमा हॉल में एयर कंडीशनिंग लग चुकी थी। बाहर टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, जबकि अंदर का माहौल 24 डिग्री सेल्सियस के करीब ठंडा और आरामदेह रहता। लोगों को उस वक्त फिल्म से ज्यादा उस ठंडे माहौल में बैठने की ख्वाहिश होती थी। फिल्म कोई भी हो, असल मकसद सिर्फ ये था कि 2 घंटे शदीद गर्मी से दूर गुजारे जा सकें। नतीजा बिल्कुल वाजह था। जिन सिनेमा हॉल में एसी मौजूद था वहां शोज में जबरदस्त रश होता, जबकि जिन हॉल्स में एसी नहीं था वो अक्सर खाली पड़े रहते। सिनेमा ओनर्स ने यह फर्क फौरन महसूस कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एयर कंडीशनिंग एक के बाद एक सिनेमा हॉल में पहुंचने लगी। इसका फायदा विलिस कैरियर की कंपनी को भी हुआ। अचानक ऑर्डर्स की भरमार शुरू हो गई और वो कंपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबने के करीब पहुंच चुकी थी, दोबारा संभल गई। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम तब्दीली कुछ और थी। पहली बार आम लोगों ने एयर कंडीशनर को सिर्फ किसी फैक्ट्री की मशीन के तौर पर नहीं देखा था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, इसकी ठंडी हवा को खुद महसूस किया और समझा कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, ये उनकी अपनी जिंदगी का भी हिस्सा बन सकती है। सिनेमा हॉल ने वो काम कर दिखाया जो विलिस कैरियर कई सालों में नहीं कर सका था। उन्होंने आम लोगों को यह एहसास दिलाया कि शदीद गर्मी से बचने का एक रास्ता मौजूद है। और फिर एयर कंडीशनिंग ने सिनेमा हॉल से निकलकर दूसरी जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस, जहां भी लोग बड़ी तादाद में जमा होते वहां एसी नस्ब होने लगा। लेकिन अब एक नया सवाल सामने था, क्या यह टेक्नोलॉजी कभी आम लोगों के घरों तक भी पहुंच सकेगी? विलिस कैरियर और उसकी टीम इसी मसले पर काम कर रही थी। बिलाखिर 1931 में पहला रूम एयर कंडीशनर मार्केट में आ गया, यानी ऐसी यूनिट जो पूरे घर के बजाय सिर्फ एक रूम को कूल कर सकती थी। लेकिन उसकी कीमत आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उस जमाने में एक रूम एसी की कीमत आज के हिसाब से लाखों रुपए के बराबर बनती थी। यानी उसे खरीदना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुमकिन था जिनके पास बेतहाशा पैसा था। चुनांचे रिच लोगों के बड़े घरों में एसी पहुंचने लगा, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यह टेक्नोलॉजी अब भी एक ख्वाब थी। फिर 1945 आया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और उसके बाद अमेरिका में एक ऐसा इकोनॉमिक बूम शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वॉर के बाद लोगों के पास जॉब्स थीं, इनकम बढ़ रही थी और हर शख्स अपना घर खरीदने, बनाने या बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। एसी कंपनीज ने भी समझ लिया कि अब वक्त आ गया है कि एयर कंडीशनिंग को सिर्फ अमीर लोगों की चीज न रहने दिया जाए। टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगी, प्रोडक्शन में इजाफा हुआ और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एसी की कीमतें मुसलसल कम होने लगीं। 1950 के दशक तक एयर कंडीशनर्स अमेरिका के मिडिल क्लास घरों में पहुंचना शुरू हो गए और 1960 के दशक तक ये एक आम हाउस होल्ड अप्लायंसेस बन चुका था। लेकिन एयर कंडीशनिंग ने सिर्फ घरों के अंदर का माहौल नहीं बदला था, इसने पूरे शहरों का नक्शा बदल दिया था। आपने दुबई का नाम जरूर सुना होगा। आज वहां दुनिया की बुलंदतरीन बिल्डिंग्स, सबसे बड़े मॉल्स और शानदार तरीन होटल्स मौजूद हैं। लेकिन 1970 के दशक में दुबई आज के दुबई जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक छोटी सी बस्ती थी जहां शदीद गर्मी में कुछ देर बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था। और फिर भी आज इसी सहरा में लाखों लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनिंग ने उन इलाकों को इंसानों के लिए काबिल रिहाइश बना दिया। अगर एसी मौजूद ना होता तो शायद दुबई कभी वो शहर ना बन पाता जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और ये सिर्फ दुबई की मिसाल नहीं है। अमेरिका के लास वेगस, फीनिक्स और ह्यूस्टन जैसे शहर भी ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां साल के कई महीनों तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इसके बावजूद वहां लाखों लोग रहते हैं, काम करते हैं और बिजनेसेस चलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है एयर कंडीशनिंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंतहाई गर्म इलाकों को भी आबाद होने के काबिल बना दिया। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने एक मर्तबा सिंगापुर की कामयाबी के पीछे एयर कंडीशनिंग को दुनिया की अहम तरीन इन्वेंशंस में से एक करार दिया था। यह बयान शायद बहुत बड़ा लगे, लेकिन सिंगापुर की तरक्की को देखें तो इसके पीछे मौजूद हकीकत को समझना मुश्किल नहीं। और एयर कंडीशनिंग का असर सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रहा, इसने गवर्नमेंट्स के काम करने का तरीका भी बदल दिया। अमेरिकी पार्लियामेंट कभी शदीद गर्मी के दौरान कई महीनों के लिए बंद हो जाती थी। पॉलिटिशियंस गर्मी से बचने के लिए शहर छोड़कर ठंडे इलाकों का रुख कर लेते थे। लेकिन जब पार्लियामेंट बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग आ गई तो यह सूरत हाल बदल गई।
अब गवर्नमेंट का काम गर्मियों में भी जारी रह सकता था। वॉशिंगटन डीसी की गर्मी अब मुल्क के निजाम को रोकने के काबिल नहीं रही थी। यानी एयर कंडीशनिंग ने सिर्फ लोगों को ठंडक नहीं दी, इसने पूरे मुल्कों के काम करने का तरीका बदल दिया। आज जब हम एसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आमतौर पर एक ठंडा कमरा आता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनमें पेनिसिलिन, इंसुलिन और कैंसर ट्रीटमेंट्स जैसी अहम ड्रग्स शामिल हैं। इनमें से बहुत सी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को इंतहाई सख्ती से कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो मेडिसिन खराब हो सकती हैं। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर्स का टेम्परेचर भी मखसूस हदूद में रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा सकती है। और फिर वो चीज जिस पर आज पूरी दुनिया का निजाम खड़ा है, इंटरनेट। आप गूगल पर सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स पर शोज देखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करते हैं। ये सब डेटा सेंटर्स के जरिए मुमकिन होता है, लेकिन डेटा सेंटर्स बेहद ज्यादा हीट पैदा करते हैं। अगर वहां कूलिंग सिस्टम्स ना हो तो सर्वर्स चंद ही मिनटों में ओवरहीट होकर बंद हो सकते हैं। यानी आपका व्हाट्सएप मैसेज, आपका बैंक बैलेंस, आपकी फोटोज। आज की डिजिटल दुनिया की बेशुमार चीजें किसी न किसी शक्ल में एयर कंडीशनिंग पर मुनहसिर हैं। 1902 में विलिस कैरियर सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस का मसला हल करना चाहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह सॉल्यूशन एक दिन मेडिसिन, इंडस्ट्री, सिटीज, गवर्नमेंट और पूरी डिजिटल दुनिया को बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया बदलने वाली हर रिवॉल्यूशन किसी बड़े मंसूबे से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक मामूली सा मसला, एक आम सा सवाल और उसे हल करने की कोशिश ही तारीख बदल देती है। दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा दुनिया बदलने के इरादे से नहीं निकलते। कई बार वो सिर्फ एक प्रॉब्लम हल करने निकलते हैं और वापसी पर पूरी हिस्ट्री बदल चुकी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।